सो स्टूडेंट्स वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अनदर न्यू चैप्टर। कौन सा है हमारे पास? स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। और ये हम लोग काफी दिनों से सुन रहे हैं कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है वो शुरू होने वाला है और आज इवेंचुअली शुरू हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आती हैं और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके पास जो 11th में बताया गया है जनरली सिर्फ और सिर्फ गैसेस स्टेट के बारे में ही बात करने वाला है। और आपको पता है मेजरली हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, बाकी 5-6 जितने भी हैं वो सब अलग चीज़ें हैं, राइट। हाँ, 6 भी पहुंच चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 11th क्लास के इस चैप्टर के बारे में तो ये आप लोगों से गैसियस स्टेट के बारे में बात करना चाह रहा है। सॉलिड और लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन से हम लोग पूरे क्लास 12 में डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे एक दूसरे के नेचर को अफेक्ट करते हैं, राइट। लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा जो मॉलिक्यूल है जब वो कलेक्शन में आते हैं, इकट्ठे आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी कुछ और होती है और जब मॉलिक्यूल हमारे पास इकलौता प्रेजेंट रहता है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होती है। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि मेरे पास H2O का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल, अगर मैं कहूँगा क्या उसके पास गीला करने की टेंडेंसी है तो आपका आंसर होगा नहीं। एक मॉलिक्यूल के पास वाटर के गीला नहीं कर सकता, लेकिन जब कलेक्शन आ जाएगा आपके पास पूरा एक मग्गा पानी आ जाएगा, उसमें आप हाथ डाल के देखोगे तो आपका हाथ गीला हो जाएगा, राइट। इट मींस कलेक्शन के पास वेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी आ गई है। वेटेबिलिटी मतलब आपको जो गीला कर सकता है, राइट। रादर आपको यहाँ पर एक चीज और पता होनी चाहिए कि आपके पास जब स्टेट चेंज होंगी, जैसे कि आपको पता है कि आपका वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और वो 3 स्टेट हमारे पास कौन कौन सी हैं बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपको पता है। सॉलिड के पास अपनी आइस फॉर्म रहती है और लिक्विड जो आप देखते ही, और गैस में वो वाटर वेपर की फॉर्म में आपको या स्टीम की फॉर्म में आपको मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं इस चीज को समझना कि क्या हमारे पास जब स्टेट चेंज होता है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी क्या? तो आपका आंसर आएगा नो। किसी भी सब्सटेंस के स्टेट चेंज होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर फर्क पड़ जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर मैं गैस और सॉलिड में बात करूंगा, ज्यादा डेंस कौन है? सॉलिड। लेस डेंस कौन है? गैस। तो ये फर्क पड़ रहा है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे तो फर्क पड़ता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जहां पे चीजें रिएक्शन से डिनोट करी जाती हैं उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ जाएगा भाई? आप खुद सोचो कि अगर मैं आइस की बात कर रहा हूं तो आइस में भी जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, राइट। अब नॉर्मल लिक्विड वाले वाटर में भी बात करूँ तो भी H2O ही है और स्टीम वाले बात करूँ तो भी H2O ही है। जो चीज रिएक्ट हो रही है वो तो हर जगह सेम है ना। जब वो हर जगह सेम है तो फर्क कैसे पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ इसी के बारे में है जो कि आप लोगों को बताना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाम की एक चीज आती है। आपके पास पहला टॉपिक क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखो क्या बेटा? पोलैरिटी आगे डिस्कस करेंगे अभी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या रहता है और कैसे रहता है, आइए समझते हैं। देखो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसा कि नाम अपने आप में डिपिक्ट कर रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाने वाली फोर्सेस। पहले तो आप अपने दिमाग से एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके निकाल देना कि मैं इस चैप्टर के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा रहा हूं उसमें आयोनिक और कोवलेंट फोर्स जो आपने पढ़े हैं वो ऑपरेशन में नहीं है। अगर वो ऑपरेशन में होते तो नया चैप्टर क्यों पढ़ना पड़ता या नया टॉपिक क्यों पढ़ रहे होते, है ना। और इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर वो चीज नहीं आने वाली। ऐसा क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर हम लोग आयनिक बॉन्ड को नहीं रखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड को नहीं रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं उनमें से किसी भी बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर नहीं करने वाले हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो हम लोग पहले फोर्सेस पढ़ चुके हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इवन 200 किलोजूल पर मोल से भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की तो उसकी लाई करती है समवेयर बिटवीन 8 से 42।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लाई करती है 8 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल। लेकिन अब जो मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ाने वाला हूं इनकी लाई करेगी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल के आसपास। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है किन किन फोर्सेस को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। एक चीज जो आप लोग ध्यान से समझेंगे और बूझेंगे वो ये है कि अगर आप एक दो किताब या इधर उधर कहीं देखेंगे तो आप लोगों को चीजें अलग अलग मिलती जाएंगी, लेकिन एट द एंड बेटा आप लोगों को एनसीईआरटी फॉलो करनी है और अधिकतर चीजें एनसीईआरटी में सही लिखी गई हैं। एक दो चीजें हैं जो हमारे पास हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चीज लिखी गई है, काफी एक अच्छी बुक है, तो उसमें काफी सही है, मतलब ज्यादातर मटेरियल बिल्कुल सही बना हुआ है, राइट। जब मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा रहा हूँगा तब मैं आपको कुछ फोर्सेस के बारे में बताऊंगा और क्या वो इंट्रोड्यूस होंगी या नहीं होंगी ये आप खुद डिसाइड कर लेना। स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। सबसे पहले वैन डर वाल फोर्सेस से किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इवन रिपेल भी तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ अट्रैक्शन हो। तो रिपल्शन भी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन भी होगा, राइट, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन होगा। लेकिन जब मेरे पास एट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बातें होंगी उस समय पर मैं उस फोर्स को वैन डर वाल फोर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वैन डर वाल फोर्स। तो व्हाट इज वैन डर वाल फोर्स? द एट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्स। अब मेरे पास मॉलिक्यूल कई तरीके के होते हैं, इसके बेस पर मेरे जो फोर्स हैं ये भी अलग अलग तरीके के आएंगे। एक बार मैं आप लोगों को पुराने फोर्स के बारे में बताता हूँ। Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड हुआ करता था, ये हम लोग वैन डर वाल फोर्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे। H और Cl के अंदर कोवलेंट बॉन्ड आया करता था। अब इसमें एक वर्ड आता है पोलर। पोलर क्या हुआ करता था आइए देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, HCl का ले लेते हैं सपोज। तो मेरे पास अगर H और Cl है तो यहाँ पर हमारे को ये बात पता होती थी कि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो वो H से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। इस बात का मतलब ये है कि डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव की तरफ आपकी चीजें जा रही हैं और इसका मतलब आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का एक अरेंजमेंट सेटअप हो चुका है और इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि जब आपके पास प्लस और माइनस का सेटअप हो जाए मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमारे पास मॉलिक्यूल का कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। Na और Cl के केस पे वापस आता हूं तो आपको याद होगा कि एक Na के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव हुआ करता, इनके बीच में हमारे पास आयनिक बॉन्ड हुआ करते थे। अब मैं आपसे कहता हूं सबसे पहला जो फोर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़िए। हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको बता चुका हूं वैन डर वाल फोर्स हमारे पास कौन कौन से टाइप की आएंगी ये हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, आप लोगों को डायपोल का मतलब पता है। डायपोल हमारे पास क्या हुआ करता था, जब कोई भी इक्वल और ऑपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज जब एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होता है उसे हम लोग डायपोल बोलते हैं। लेट्स से मेरे पास अगर डायपोल बताना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर इस पॉइंट पर चार्ज है कोई भी, लेट्स से 3 कूलाम का चार्ज है, तो इस पॉइंट पे भी 3 कूलाम का चार्ज होना चाहिए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अगर ये +3 है तो ये -3 होना चाहिए और ये फाइनाइट लेंथ से सेपरेट होगा तो ये डायपोल होता है। तो व्हाट इज डायपोल? व्हेन जब कोई भी हमारे पास 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट लेंथ और 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, तो हमारे पास डायपोल बनाता है, राइट। अब हमारे पास वैन डर वाल फोर्स में हम लोगों को इसी डायपोल का इस्तेमाल करते हुए काफी सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी कहती है कि एक आयन और एक डायपोल का फोर्स जो होता है वो हमारे पास वैन डर वाल फोर्स नहीं होता है। कई लोग इसको भी यानी कि आयन और डायपोल के फोर्स को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं किसमें? वैन डर वाल फोर्स में। बट एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि ये चीज हमारे पास नहीं। देखो यहाँ पे आप लाइन पढ़ेंगे, एट दिस पॉइंट जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बिल्कुल नीचे दे रखी है,
At this point, it is important to note that attractive force between an ion and dipole are called ion dipole, and these are not van der Waals forces. ठीक है, ये समझ में आया आपको? यानी कि हमारे पास van der Waals forces नहीं है। अब बेसिकली मुद्दा तो ये है ना कि van der Waals फोर्स क्यों नहीं है और कौन सी है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी सबसे पहली फोर्स के साथ, जिसका नाम है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स आपकी क्यों बोली जाती है? इसको डिस्कवर किया था फ्रिट्ज लंदन साहब ने किया था, इसलिए इसको हम लोग लंदन फोर्स बोलते हैं। होता क्या है, जब आपके पास कोई भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि लंदन फोर्स किस किस के बीच में ऑपरेट हो रही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि मेरा ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, नॉन पोलर रहेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास कैसा रहने वाला है, नॉन पोलर रहने वाला है। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेट्स से इनिशियली तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, इसके पास भी न्यूक्लियस होगा, और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होंगे। भाई न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ भी होंगे, हमारे पास रहेंगे तो सही। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे दोनों के दोनों नॉन पोलर होने की वजह से इनके पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अच्छे से था नहीं, बेकार सा था। तो इनको क्या किया, हम थोड़ा सा पास लेकर आए। पास लेकर आने की वजह से हमारे पास कुछ ऐसी फेनोमेना हुई होगी बेटा कि इसके जो नेगेटिव हैं ये और इसके नेगेटिव आपस में इसको रिपेल कर रहे होंगे। भाई सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब आप इसको पास लेकर जाओगे तो होगा क्या कि इसका थोड़ा सा पोर्शन ऐसे क्या हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, और सिमिलरली इसका भी थोड़ा सा पोर्शन क्या हो जाएगा, ऐसे बल्ज हो जाएगा। आप अपने एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहले गोला है, उसके बाद हल्का सा बल्ज हो रखा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखा रखा है इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जब इनको पास लेके गए तो इसका मतलब इस तरफ नेगेटिव का अरेंजमेंट हो गया है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, सिमिलरली नेगेटिव वाला इस तरफ नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक डायपोल सेटअप हो गया है। डायपोल हमारे पास क्या था, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ, देखो इस मैंने क्या बोला था, कोई भी एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जब ये सेपरेट हो, देखो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज सेपरेट बाय फाइनाइट डिस्टेंस, तो ये क्या बन गया, डायपोल। और ऐसा डायपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल ने बनाए, तो ये डायपोल हमारे पास है टेम्परेरी डायपोल। कैसा डायपोल होता है, टेम्परेरी, बहुत ज्यादा अच्छा खासा चार्ज वगैरह कुछ नहीं आता है इस पे, क्या होता है, सिंपल नॉर्मल सा डायपोल होता है, तो ये टेम्परेरी डायपोल होता है। अब यहाँ पर आपके पास जो टेम्परेरी डायपोल्स हैं ये एक दूसरे को हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि किस तरीके से काम करता है। अच्छा एक बार सी फिगर इसमें देखिए, ये बोला है कि एटम ए विद इंस्टेंटेनियस डायपोल हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड। अब इसने बोला है कि हमारे पास जो एटम ए है उसमें एक इंस्टेंटेनियस डायपोल आया है, तुरंत एक डायपोल डेवलप हुआ है, और तुरंत का मतलब क्या है, इसकी वजह से हमारे पास आया है, ये जो अरेंजमेंट हुआ है इसके तुरंत एक डायपोल आ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सेटअप हो चुका है। पहले आपको लंदन फोर्स समझ में आ गया किस में ऑपरेट होती है, क्या आंसर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे होते हैं, वीक इन नेचर, वीकेस्ट इन नेचर, इवन वीक ही मत बोलो, वीकेस्ट इन नेचर होते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा कि जो आपके पास इनका ऑर्डर है, देखिए यहाँ पर देखिए इनका ऑर्डर पूछा जाता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6 पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू द इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर आपसे दो इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स की पावर पूछ जाएगी कि पावर ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/r⁶, इतना वीक फोर्स होता है। यानी कि इनका जो ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, कितना होता है, 1/r⁶। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1/r⁶ का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा एक्चुअल में हमारे को बताना था कि मॉलिक्यूल्स कितना तेजी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि इनका अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये इतने क्लोज आने के बावजूद ही बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं, तो बहुत ही बेकार, मतलब इनके बीच में कोई फोर्स यहाँ पे अट्रैक्शन है ही नहीं, बहुत ही बेकार तरीके से अट्रैक्टेड है। इसलिए हमारे पास लंदन फोर्स आर द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, साफ साफ बोल रखा है, दीज फोर्स आर इंपॉर्टेंट ओनली एट द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 500 पिकोमीटर, बस इतने तक के ही रहते हैं, इसके अलावा हमारे पास नहीं रहते। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, हाँ जी, क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है।
पोलैरिटी का मतलब है कि ये पॉजिटिव वाला एक तरफ खिसक गया है, नेगेटिव वाला इस तरफ आ गया है। तो जब और इधर का पॉजिटिव इस तरफ आ गया था, तो ये पॉजिटिव जब नेगेटिव को खींच रहा था तो उसकी वजह से हमारे पास शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, अगर कोई पूछे तो ये शेप कैसा है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कौन से हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस। कैसे हैं हमारे पास, डायपोल डायपोल। क्या है समझ में आ रहा है इससे कि हमारे पास दो डायपोल हैं, यानी कि मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, दोनों के दोनों हमारे पास कैसे हैं, डायपोल। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मॉलिक्यूल ए भी पोलर है और मॉलिक्यूल बी भी आपका पोलर है, तभी तो डायपोल डायपोल फोर्स आ रहे थे। पहले केस में जब हमारे पास लंदन फोर्स आया तो दोनों के दोनों कैसे थे, नॉन पोलर, तो हमारे पास कैसा आ गया, वैन डर वाल्स फोर्स का लंदन फोर्स। और यहाँ पे कैसे हैं, दोनों के दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इधर H और इधर Cl, सिमिलरली इधर H और इधर Cl, इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ये कहानी आ गई है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो हमारे पास एक परमानेंट डायपोल सेटअप होगा। कैसा डायपोल सेटअप होगा इस बार, परमानेंट। वहां पे क्या हो रहा था, टेम्परेरी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, परमानेंट। तो यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड है थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि पोलर पोलर के बीच में कौन सा फोर्स आता है, डायपोल डायपोल। हाँ जी बोलो। वहां पे टेम्परेरी क्यों हुआ और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और वहां पर जो मॉलिक्यूल्स थे बेटा हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, उनके ऊपर उनका खुद का कोई चार्ज नहीं था। वो तो हमने जब उनको पास पास लेके गए तब उनका चार्ज डेवलप हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास मॉलिक्यूल्स पोलर है, जिसकी वजह से एक परमानेंट डायपोल सेटअप हो जाता है। और परमानेंट डायपोल सेटअप होने की वजह से यहाँ पर देखेंगे कि इनका इंटरेक्शन एनर्जी, प्लीज एक बार नोट कीजिए, इनका इंटरेक्शन एनर्जी 1/r³ है। ये बात ये एक चीज बोल देते हैं, लेकिन आगे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार 1/r³ हो, यानी कि अच्छे से तरीके से अट्रैक्ट तो कर रहे थे, लेकिन जब ये इस फॉर्म में आगे बोला कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल, ये रोटेट भी करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रोटेट भी करते रहते हैं। और रोटेट करते समय अगर मान के चलो H और H आपस में पास पास आ गए तो कहानी तो फिर से यही हो जाएगी। अगर रोटेट करते समय, रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही ओरिएंटेशन में रोटेट करेगा, कोई भी किसी तरह से रोटेट कर सकता है। और रोटेट करते 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 मान के चलो H और H पास में आ गए तो कहानी तो ये आ गई नॉन पोलर वाली। रोटेशन के टाइम के पास हो सकता है इनके पास, जैसे यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी 1/r³ है, रोटेशन के टाइम पे तुम्हारा ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/r6। तो आपकी एनसीईआरटी एक लाइन दे रखी होती है, ये आप लोगों से बोलता है कि डायपोल डायपोल के अलावा इन मॉलिक्यूल के पास लंदन फोर्स भी आ सकता है, लेकिन ये केस कब का हो जाता है, जब वो रोटेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय पर हमारे पास कहानी कैसी आ जाती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसी भी आ जाती है। क्योंकि H और H क्या हो गया, H का केस कैसा आ गया, नॉन पोलर आ गया। आप रोटेट कर रहे हैं और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि इसका रोटेट करते समय H इधर आ गया, इस वाले का H इधर आ गया, तो ये कहानी कैसी होगी, तो सभी वाली होगी। हाँ, तो हो तो वही कहानी गई ना, कह रहा है कि कई बार ऐसा पाया गया है कि जब वो रोटेट कर रहे होते हैं तो उनके एनर्जी, हमने यहाँ पे लंदन फोर्स को भी काउंटर किया है। ऐसे कर जाएगा तो फिर वापस से नहीं, वो घूम रहा है, जाए कहीं जाए, वो बात ठीक है आपकी, ये नहीं कह रहा कि हर बार यही होगा या फिर हर बार इतना ही होगा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए जिससे कि लंदन फोर्स भी यहाँ पर ऑपरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास तीसरा केस क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। यार दिमाग लगाओ, क्या था पहला केस, दोनों नॉन पोलर थे, दूसरा केस क्या है, दोनों पोलर हो गए। अब बोल रहा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, यानी कि एक तो डायपोल है, यानी कि एक तो पोलर हो गया और दूसरा नॉन पोलर है। तो क्या करेगा भैया, पोलर वाला नॉन पोलर के केस में एक टेम्पररी डायपोल सेटअप कर देगा। भाई ये तो हमारे पास H और Cl हुआ, ये तो हमारे पास पोलर हो गया। अब ये कह रहा है ये इसके अंदर एक डायपोल इंड्यूस करा रहा है, इंड्यूस मतलब डेवलप करा रहा है। तो जब ये इसके अंदर डेवलप कराएगा तो क्या हो जाएगा, पोलर इंड्यूस डायपोल, क्योंकि ये नॉन पोलर है। जब इंटरेक्शन आपके पास कैसी रहती है, पोलर और नॉन पोलर के बीच में, तो आपके पास उस काइंड हम लोग क्या कहते हैं, पोलर इंड्यूस, सॉरी हाँ, डायपोल इंड्यूस डायपोल। ये हो गया। तो हमारे पास एक डायपोल ने दूसरा डायपोल इंड्यूस कराया है,
जो कि इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रही थी, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर के मॉलिक्यूल के बीच में हो रही थी। तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा देखा नहीं जाएगा, तो इसमें भी जो इंटरेक्शन एनर्जी रहेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कितनी रहेगी, 1/r⁶ के साथ वेरी करेगी। तो ये आप लोगों के पास पूछा जाता है कि किस तरीके से आपके पास कंपाउंड आता है। अभी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा ये भी आपसे पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है, इस पे तो कोई रोल प्ले करेगा नहीं, जो सारा का सारा रोल प्ले करेगा वो इस पे करेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग पोलराइज करा सकता है इस चीज को, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी 3 तरीके की आपके पास होती है। अब हाँ, ये जो है ये बाद में मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यही कहानी होगी कि हमारे पास Cl है बेटा इधर, ये कंपाउंड नॉन पोलर था। नॉन पोलर का मतलब इसके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव वाले चार्ज को अपने पास बुला लेगा और नेगेटिव वाले को थोड़ा सा दूर धकेल देगा। तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन सेटअप हो जाएगा जैसे बाकी सब में हुआ था। बट इसमें अंतर क्या है कि आपके पास एक पोलर है एक नॉन पोलर है। सबसे पहले वाले केस में दोनों नॉन पोलर थे और दूसरे वाले केस में दोनों के दोनों पोलर थे। नॉन पोलर वाला डाइपोल की तरह नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा नहीं, लेकिन ये बना देगा उसे, इंड्यूस कर दिया ना। देखो डाइपोल तो अब भी हो गया, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, डाइपोल तो बन गया। पर डाइपोल था नहीं, इंड्यूस हुआ है इसके अंदर, जो कि एक स्ट्रॉन्गर वाला जो केस था, पोलर वाला मॉलिक्यूल था, उसने आपका इसमें डाइपोल इंड्यूस कराया है। इसलिए इसे बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसकी भी इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁶ के साथ ही वेरी करती है। ये आपके पास छोटे मोटे केस आपसे पूछे जाते हैं। ये टेम्परेरी होगा ना? हाँ ये भी टेम्परेरी, ये इंटरेक्शन एनर्जी आती है बेटे बहुत, आप पढ़ोगे अगली क्लास में जब बीएससी वगैरह करोगे। हाँ यही तो बोला मैंने आपको, स्टार्टिंग तीनों के बॉन्ड कमजोर है, आप मेरे से आप पूछ रहे हो। ये मैंने चैप्टर शुरू होते सबसे पहले ये चीज बताया था कि हम लोग इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे कैसे हमारे पास बहुत वीकर है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आयन, ध्यान सुनना इस चीज को, कई किताबों में लिख रखा है कि भाई आयन इंड्यूस्ड डाइपोल जो है, यानी कि ये हमारे पास कौन सा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एनसीईआरटी ने क्या लिखा था कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हमारे पास इस कैटेगरी में नहीं आती है। क्यों, आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि सपोज कीजिए एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज का मॉलिक्यूल है कैटायन, राइट, और दूसरा हमारे पास आता है लेट्स से एक डाइपोल NaCl। देखो ये तो हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, अपने नाम समझ में आ गया होगा कि आयन की वजह से आयन और एक डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होने वाला है। एनसीईआरटी लिखती है कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कंसीडर नहीं करी जाएगी। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। ये हमारे पास एक आयन था, लेट्स से पॉजिटिव है, आप नेगेटिव ले लेना कोई दिक्कत नहीं, आयन तो कोई सा भी सकता है, इधर कैटायन और एनायन, उससे कोई फर्क नहीं है। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का रेंज पाया गया ये थोड़ा अच्छा था और इनकी एनर्जी लगभग 1/r² के साथ वेरी करती हुई पाई गई थी, यानी कि इनकी उनसे काफी सही थी और जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा भी थी। इसलिए हम लोग आयन इंड्यूस्ड डाइपोल को अलग कैटेगरी में रखते हैं कंपेयर टू वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास आती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद कीजिए चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा था। एक बार दोबारा से यहाँ पर समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका हाइड्रोजन के साथ होना मांगता था, यानी कि जब हाइड्रोजन इनके साथ आएगा तब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास आयनिक और कोवेलेंट से बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन जो वैन डर वाल्स फोर्सेस के बॉन्ड ऑपरेट हो रहे हैं उनसे स्ट्रॉन्गर पाया जाता है। कई जगह पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर भी अपना बॉन्ड बना लेता है और इस बॉन्ड को भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी अच्छा खासा है, उसका हाइड्रोजन के साथ आना जरूरी है। और इसके बेस पे हम इसे दो कैटेगरी में बांटते थे, एक था इंटरमॉलिक्यूलर और एक था इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, H2O के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दो अलग अलग, मतलब स्पीशीज तो सेम है पर दो अलग अलग स्पीशीज दी है ना हमने, एक स्पीशीज ये है एक स्पीशीज ये है, तब तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाएगा, याद कीजिए नाइट्रोफिनॉल, याद आया, तो जब मैंने आपको बताया था NO2 में एक हमारे पास ये था और O के साथ H था, तो इसने बॉन्ड बना लिया था, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बना रहा है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बन तो अब भी वही रहा है ना, O और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है,
तो ये हमारे पास है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है, इसलिए कैसा हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर, और यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल में थे इसलिए इंटर मॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब आता है आपके पास कि ये तो हमने सारी एट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात कर ली, पर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास रिपल्सिव फोर्स भी तो ऑपरेट करेंगी। तो बेटा आप लोगों के पास ऐसा होता है कि एक लेवल तक ही आप क्लोज जा सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के, उससे अगर क्लोज जाओगे तो क्या हो जाएंगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, या न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। यही कारण होता है कि आपके जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं दे आर हार्ड टू कंप्रेस। व्हाई? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब इनके मॉलिक्यूल्स जब आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके मॉलिक्यूल्स में जितनी भी चीजें होंगी सब बहुत पास पास होंगी। अगर आप उसे और कंप्रेस करना चाहते हो तो यहाँ पर जो रिपल्शन हो रही होगी आपको उसे ओवरकम करना होगा, जो कि आसान नहीं है, और इसीलिए आप लोग सॉलिड को आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे उनका रिपल्सिव फोर्स जो चल रहा होता है, मॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्स, वो बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में, और दैट इज व्हाई दे आर हार्ड टू कंप्रेस। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल के द्वारा तब लगाई जाती है जब उसके पार्टिकल मोशंस में आते हैं, तब हम लोग उसे थर्मल एनर्जी बोलते हैं। जनरली अगर मैं बात करता हूं तो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में से ऐसा पाया गया है कि सबसे ज्यादा जो मोशन करते हैं वो वही तो करेंगे जिसके पास स्पेस सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा स्पेस किस में पाया जाता है? गैस में, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। इसीलिए थर्मल एनर्जी के बेस पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसकी देखी जाएगी? गैस की, फिर सॉलिड की और फिर लिक्विड की। लेकिन अगर मैं रिलेटिव क्लोजनेस की बात करता हूं, हाँ जी, गैस के बाद लिक्विड फिर सॉलिड, यही तो बोला मैंने। अगर कुछ गलत बोल दिया तो आई एम सॉरी, बट होगा तो यही, पहले गैस की क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। ठीक है, गलत बोल दिया होगा, इंसान है, गलती हो जाती है। मैं गलती से हो गया तो फिर मेरे से गलती नहीं होगी क्या? अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी हो किसमें होगी? जिससे पार्टिकल्स दूर दूर है, क्योंकि मोशन का ज्यादा हो रहा है ना, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें और ज्यादा तेजी से हो। तो थर्मल एनर्जी हमारे पास जो पार्टिकल मोशन में रहते हैं उनकी वजह से जो एनर्जी आती है वो हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। हाँ, वो भी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगा। वो अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जब हम सारे गैसेस लॉ पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि थर्मल एनर्जी राइज किसकी वजह से हो रही है। तो आप कहोगे कि जब पार्टिकल मोशन में है उसकी वजह से थर्मल एनर्जी। इनके काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट अभी लेके आऊंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे, इसलिए एनसीईआरटी के हिसाब से जितने मजे से एनसीईआरटी पढ़ाना चाह रही है उतने हिसाब से हम पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेने का, काइनेटिक एनर्जी टॉपिक है इसमें, हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे उसे, ठीक है। अब हमारे पास अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा तो सॉलिड ज्यादा स्टेबल है, उसके पार्टिकल्स हमारे पास कॉम्पैक्ट भी पैक्ड है, ठीक है। तो ये आप देखो से देखो यहाँ पूछा है प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, तो उसमें एरो लिखा रखा है और एरो में दिखा रखा है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो भैया सबसे ज्यादा जो आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसका ऑर्डर हमारे पास ये जा रहा है, दिख रहा है आपको एरो के अंदर। और अगर आप अपनी किताब को देखेंगे दोबारा से तो आप देखेंगे प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी, तो उसमें एरो उल्टे बन गए हैं और गैस की सबसे ज्यादा आ रही है, यानी कि ये चीज हमारे पास ऐसे है, यानी कि थर्मल एनर्जी मैक्सिमम किसमें? हमारे पास गैस में। और क्यों है अगर ये पूछे तो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास इधर उधर से घूमने वाले हैं वो किसके? हमारे पास गैसियस के हैं, इस वजह से हमारे पास ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गैसियस स्टेट। देखो बेटा हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है? पूरा लगभग गैसियस स्टेट से भरा हुआ है, और एक गैसियस स्टेट अब तो नेसेसरी भी है। आप जानते हो आपके इधर ऑक्सीजन वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों के नाइट्रोजन ये सब बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन हमारे पास जो थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है इसमें काफी सारे काम करता है। जो ओजोन की लेयर बन जाती है ऊपर, है ना, वो हमारे पास किस में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर यहाँ से 0 से लेकर 15 किलोमीटर तक होता है, फिर उससे ऊपर 50 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है ना। और ट्रोपोस्फेयर के लोअर लेवल पे आपके फ्लाइट्स उड़ती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा वहां पर क्लाउड्स और स्मोक नहीं बनते, तो वो क्लियर जोन होता है।
तो क्लियर जोन होने की वजह से वो जो है आराम से उड़ जाता है। तो अगर आप फ्लाइट में बैठे होंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ क्लाउड्स आपके जो है काफी नीचे रहते हैं और आप ऊपर से जाते हैं। ज्यादा होता है ना फ्लाइट का। क्लाउड से नीचे इसलिए नहीं उड़ाते क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी नहीं रहती ना, दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर क्यों मार रहे हो भाई हमें, जो उड़ रहे हैं उन्हें क्यों मार रहे हो आराम से। तो इसलिए नो क्लियर जोन बोलते हैं उसको। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हमारे पास लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर का स्ट्रेटोस्फेयर, उस लेयर में हमारे पास क्या होता है, एक फ्लाई जोन होता है, उसको क्लियर जोन ही बोला जाता है, जहाँ पे आपके फ्लाइट्स वगैरह उड़ते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, गैसेस स्टेट पे जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है बेटा, अगर मैं इसके बात करूंगा तो पीरियोडिक टेबल में केवल और केवल 11 एलिमेंट ऐसे हैं 118 एलिमेंट में से जो कि हमारे पास गैसियस स्टेट में है। उनमें से 6 के 6 आपके पास जितने भी नोबल गैस में वो तो हो ही गए, और उसके अलावा आपका हाइड्रोजन दे रखा है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये सारे के सारे मेंबर आपके पास किस में हैं, गैसियस स्टेट में है। इसके अलावा बाकी सारे लिक्विड या सॉलिड। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है कितने मेंबर्स हैं, कभी कभार पूछ लिया तो 11 मेंबर आप लोगों के पास यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास कौन कौन सी गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो बेटा ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि गैस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, दे एक्सर्ट वॉल अगेंस्ट द कंटेनर, है ना, वॉल्यूम ऑफ द फिक्स नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी जो आपके पास चीजें दे रखी हैं, ये सारी चीजें आप लोग रखेंगे। अब मैं आता हूँ फटाफट से गैस लॉ। किस पे आता हूँ, गैस लॉ। सबसे पहला जो हमारे पास आता है बेटा गैस लॉ, वो हमारे पास आता है बॉयल्स लॉ। कौन सा आता है बेटा हमारे पास, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, आइए समझते हैं। तो बॉयल से तुम्हें क्या नाम याद है, बॉयल होते ही कोई चीज की, किस चीज का आ रहा है, उबलना। उबलना मतलब टेम्परेचर, यानी कि बॉयल की कहानी अगर हम लोग करेंगे, बॉयल की कहानी अगर हम लोग कर रहे हैं तो आपको उबलने से क्या याद आ रहा है, टेम्परेचर। यानी कि इसमें हमारे पास टेम्परेचर आपको कांस्टेंट कर दीजिए। क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट, जो चीज ज्यादा है इसे कांस्टेंट मार दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम की। क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ तक चीज आपको समझ में आती है। कहती है स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो आपका प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। सर हम कैसे मान लें, मतलब इतने तो चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि टेम्परेचर कांस्टेंट करना कोई बड़ी चीज नहीं, हमने एक टेम्परेचर ले लिया, बट आप कह रहे हो कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ये कहना चाह रहे हो। हाँ बेटा यही कहना चाह रहे हैं। और एक बार देख लेते हैं, चेक कीजिए, देखो प्रेशर मतलब बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों के पास एक बीकर ले लेता हूँ और इसमें कुछ गैसियस के मॉलिक्यूल है मेरे पास। अगर ढक्कन रखेंगे तो वॉल्यूम कम नहीं होगा। एक एक करके पूछ लो, एक मिनट हाँ लड़ लो पहले कौन जीतेगा। हाँ गर्ल्स फर्स्ट। प्रेशर हम करेंगे तो जितना प्रेशर हम करेंगे मतलब ये अलग ही बात बता रही है बेटा, पहले बाहर जा। तू कर क्या पहले, ये हार्दिक पांडे मत बोलो यहाँ पे। हाँ प्रेशर का वो क्या क्या करना चाह रहे हो, मेरे को ऐसे बता दो। प्रेशर बढ़ाना है, समझ जाओ। अच्छा समझ लो। अगर एक कंटेनर लिया उसमें आपने कहा गैसियस मॉलिक्यूल था, उसमें हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया, हाँ। तो वॉल्यूम अगर गैसियस के हुआ तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ये भी बात करेंगे, मैं कहता रहा हूँ मैं कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ हाँ आप बताओ। कंटेनर में हाँ अगर ढक्कन रख दिया, ऊपर ढक्कन रख दिया रख दिया मैंने, तो प्रेशर बनेगा। बनेगा तो वॉल्यूम कैसे कम होगा जब वो बताता रहा बाहर ही हूँ। नहीं एक बार मैं बता दूं। अच्छा आइए देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास पहले जो गैसियस मॉलिक्यूल, देखो हमें क्या पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जैसे मैं एक बैलून के अंदर हवा भर देता हूँ, मेरे पास क्या होगा, वो पूरा वॉल्यूम उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स पहले ऐसे, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पिस्टन, इस पिस्टन की मदद से मैंने प्रेशर, ये केस ए। अब दूसरे केस में मैंने क्या किया कि इस प्रेशर की, जब मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो ये यहाँ तक आ गया। अब अगर आप देखोगे तो यही जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब मैंने प्रेशर से उसको नीचे धकेला है तो यहाँ पर देखो ये गैसियस के मॉलिक्यूल क्लोज तो आ जाएंगे, लेकिन जो पहले वो वॉल्यूम यहाँ तक का ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब उनका वॉल्यूम कितने में सिमट गया, इतने में सिमट गया। मैं ये नहीं कह रहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कम ज्यादा हुआ है ना, मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम देखो यहाँ पर। और क्या ये लिक्विफाई होंगे या नहीं होंगे, ये जब हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ेंगे तब आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हुआ, ये आपको बताना चाह रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे एट, देखो टेम्परेचर दोनों जगह सेम रखा था मैंने, तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब और कोई डाउट? जब पानी को फ्रिज में रखते हैं हाँ तो मतलब प्रेशर बढ़ा है। नहीं ऐसा कुछ हाँ, तो नहीं, बिल्कुल टेम्परेचर का आइस आप पानी को फ्रिज में रखने का मतलब मेरे हिसाब से टेम्परेचर ठंडा करना होता है। और आज का आप अगर टेम्परेचर ठंडा कर रहे हो तो इसका मतलब आपने पहले रूल ही तोड़ दिया है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो प्लीज आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर बात कीजिए। आप ऐसी बातें ना करें जिससे हमारा दिल दुखे या हमारे बॉयल साहब का दिल दुखे, क्योंकि आगे हमारे पास गे ल्यूसेक साहब भी आएंगे। तो बता रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, तेरे को बता रहे हैं, नाम से बता रहे हैं क्या थे वो। अच्छा पानी को दबाएंगे तो सबका होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप करोगे तो पहले अगर पानी का मॉलिक्यूल इतना ऑक्यूपाई कर रहा, आपने प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो हमारे पास नीचे जाएगा। बट ये बात गैस के लिए हो रही है, पानी की बातें ना करें क्योंकि पानी लिक्विड है। पानी पी रही है वापस गिराएगी। हाँ मतलब कहने का मतलब समझ गए ना, सारी चीजें रिलेटेड तो करो, क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। मना कब कर रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहे मैं आंसर देता रहूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट देखो ना गैस के बारे में बात हो रहा है और आप पानी को लेके आ रहे हो। हाँ तो गैस से पानी में भी तो है ना वो। अरे भैया ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लॉ हैं। देखो साफ साफ लिखा हुआ था गैस लॉ, और उसमें पहला लॉ मैंने बताया कि बॉयल्स लॉ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो गैस लॉ भी पहला लॉ बॉयल्स लॉ है जो कहता है टेंपरेचर कांस्टेंट पे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन आपको दिखा, मतलब इनवर्स रिलेशन शो कर दिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं P into V लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, K, यानी कि P into V इज इक्वल्स टू क्या आ गया है मेरे पास, कांस्टेंट आ गया है। PV into K इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब आप कह सकते हो इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ P into V का, यानी कि P1 into V1 कर रहा हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, P2 into V2 की। यही तो हमारे पास कांस्टेंट का मतलब होता है। अब इस बात से हमें ये पता पड़ता है कि किसी भी चीज का प्रेशर का वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशन रहता है, इनवर्स रिलेशन रहता है। इसका ग्राफ अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको बेटा एक चीज जो देखने को मिलेगी वो क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो आपको याद आ रहा है ऐसा कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम या किसी भी चीज का इनवर्स रिलेशन होता था तो उसका ग्राफ हमारे पास कैसा बनता था, कुछ ऐसा जिसका नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ हमारे पास कैसा बना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है, ठीक है। अब ये जो लाइन है हमारे पास क्या बता रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर। इसीलिए इस लाइन को यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग आइसोथर्मिक बोल देते हैं। तो ये लाइन हमारे पास क्या है, आगे की टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए आइसो मतलब कांस्टेंट और थर्म मतलब टेम्परेचर। ये P1 गैस वाला था सारे बेटा। अब आपके पास ये कंडीशन 1 ये कंडीशन 2 दोनों ही गैस वाले हैं। तो ये कहेगा कि इस समय पर प्रेशर मान लो 1 था, इस समय पर मान लो वॉल्यूम 2 लीटर था। ये कहना चाह रहा है बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना होगा अगर वॉल्यूम 1 लीटर हो गया तो आप क्या इक्वेशन लगाओगे, आपने कैसे करते हैं P1 V1 P2। ये कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं इस कंडीशन से इस पे जा रहा हूँ तो ये हमेशा यही तो कहना चाह रहा है कि अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का मतलब है कि इनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल रहेगा इसके। अगर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको अभी और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी जहाँ पे हमारे पास आगे दे रखा है। हाँ जी, अगर आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम कम है इसका मतलब है कि आपका प्रेशर बढ़ाया गया है और इसी वजह से आपके पास जब ये बढ़कर और इनटू वॉल्यूम कम करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। एग्जांपल के तौर पर देख लो ना, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रेशर 1 atm का था और वॉल्यूम आपके पास 2 लीटर थी। जब आपके पास वॉल्यूम यहाँ पे कितनी हो गई 0.1 लीटर मान लो, चलो तो आपके पास प्रेशर कितना आएगा ये पूछ लो। तो इक्वेशन लगा दो वाली, P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2। तो P1 V1 कितना हो गया 1 into 2 इज इक्वल टू P आपसे पूछा है x, V2 कितना दे रखा है 1, तो यहाँ पे आके 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। करके देख ले बेटा 1 into 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास लॉ है जो कह रहा है, साफ साफ आता है कोई भी चीज अगर किसी कांस्टेंट होती है तो उसके पास ये रूल हमेशा ओबे होता है। ये क्लास 3rd में बताई जाती हैं कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 रहेगा, ठीक है। पहला लॉ क्लियर है। ये PV मोमेंटम नहीं है, ये हाँ ये मोमेंटम वाला अलग है, प्रेशर और वॉल्यूम है यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या बातें कर रहे हैं मोमेंटम। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया है, मोमेंटम PV नहीं होता MV होता है पहली बात। P लेते तो P है ना। अभी कल ये अच्छा, बच्चे ये पढ़ रहे थे ना, एक
मिनट। हाँ बेटा, आगे बढ़िए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे शांति बनाए रखें प्लीज। यहाँ पर हमारे पास P और V का ग्राफ हमारे पास कैसा आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर मैं कहता हूँ P और 1/v का ग्राफ कैसे बनेगा, P वर्सेस 1/v का ग्राफ कैसे बनेगा, तो बेटा 1/v जब P V के इनवर्सली था तो 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए P वर्सेस 1/v का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। वैसे इसको करने का एक तरीका होता है, एक्चुअल में उस तरीके को सीख लेते हैं ताकि आप कोई सा भी ग्राफ बना सको। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसका रूट पकड़ लो, रूट यानी कि आपके पास ये था कि आपके पास P इंटू V ये आपके पास K के इक्वल आया और आपसे पूछा गया था किसका, कि P वर्सेस 1/v, तो V को हमें इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल्स टू K इंटू 1/v। कोई दिक्कत? लेट्स से मेरे पास 1/v, अब मेरे को ग्राफ में ही दिया है ना P वर्सेस 1/v, तो मैं कह देता हूँ ये मेरे पास y आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया है, x आ गया, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो y इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है जो कि मेरा स्लोप बताता है, तो ये m के इक्वल हो जाएगा और 1/v को मैंने क्या माना है, x माना है, तो मेरे पास y इज इक्वल्स टू mx आ जाएगा। यहाँ पर इंटरसेक्ट है नहीं कुछ भी c, इसका मतलब c 0 है, और जब y इज इक्वल्स टू mx है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होता है। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि P वर्सेस 1/v का ग्राफ कैसा है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब अगर आप कहोगे इसको हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ इसको भी कर सकते हैं। किसका बोला गया था मेरे पास, P वर्सेस V का। देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या पता पड़ रहा है, P वर्सेस V का ग्राफ आपको बताया था, तो आपके पास क्या आता है, P इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू K आपके पास आया था, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर आपको बताया था P वर्सेस V का, तो P को हमने क्या मान लिया, P को हमने क्या मान लिया, y, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया है, Vx, तो यहाँ पे क्या आ गया है, m इज इक्वल्स टू वाई एक्स। ये वाला जो ग्राफ है, इस तरीके से जो ग्राफ आएंगे किसके आएंगे, सारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये आप लोग सीधे सीधे जब करोगे तो पता पड़ जाएगा कि हाँ ये हमारे पास किस तरीके से ग्राफ जा रहे हैं। जब प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको पता पड़ जाएगा। इतना हमें डिफरेंस क्या, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mx था, m स्लोप है, तो वो तो इधर भी आके जाएगा। नहीं बेटा इधर अपॉन में आ रहा है, चेंज हो रहा है, आप वैल्यू देख सकते हो। अगर आप x की वैल्यू देखोगे, अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो m/x आ रही है, यहाँ पर y की वैल्यू m/x आ रही है, तो इधर 1/v को x लिया, इधर 1/v को x इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है P वर्सेस 1/v को बनाना, यहाँ पे P वर्सेस v का बनाना, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों से पूछ जाती है और ये हमारे पास बॉयल्स लॉ को सिग्निफाई करती है। आइसोथर्म किसे कहते हैं, ये आप लोगों के पास पूछी जाती है। एक चीज और आपसे यहाँ पर बोली गई है, PV इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इन्होंने बोला है K, क्या बोला है, PV इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बोला है, यहाँ पे बोला है डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास इसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम है, इसको अगर मेरे को डेंसिटी की टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू m/d लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m/d इज इक्वल्स टू k, ये भी लिखा जा सकता है। और डेंसिटी की टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन में k। ये भी आप लोगों के पास लास्ट लाइन में एनसीईआरटी जब इसको बताती है, ये आपको लास्ट लाइन दे रखी है, तो d इज इक्वल्स टू m/k। और अगर पुराने के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस पे कैसे आया, बेटा k तो हमारे पास कांस्टेंट था ना, ये तो बता ही रहा है आपको कि हमारे पास इक्वेशन ने क्या बताई थी हमें, तो P कहाँ, p इंटू p तो दे रखा होगा, ये रहा कहाँ है, नहीं कहीं लिखा था। कहाँ गड़बड़ कर आपने ठीक सीधा है, लिख देंगे density मुन्ना, लिख देंगे, अरे लिख देते हैं। ये लो यहाँ से देखो, दोबारा देख लो, PV इज इक्वल्स टू k आपको दे रखा था। वॉल्यूम को आप चेंज कर दीजिए किसमें, मास अपॉन डेंसिटी में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा P इंटू मास बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू k, राइट। अब आपके पास क्या बेटा, कौन सा P, ये तो रहा, ये तो रहा, अरे इधर तो कुछ था ही नहीं, यहाँ से लेके आ रहा हूँ, PV इज इक्वल्स टू k, ये इधर आ गया, इसको लिख दिया और वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिख दिया। अब मेरे को डेंसिटी की टर्म्स में अपना आंसर देना है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, m/k इंटू p। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है किसी बॉडी की डेंसिटी बताने का तरीका ऑन अकाउंट ऑफ, उसको छोड़ दो, ये देख लो आराम से, ये आपके पास क्लियर है, यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है, तो ये भी वहीं से आया है, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो सही कौन सा, ये वाला वो? दोनों सही हैं। दोनों सही है।
पर वो प्रॉपर पी लिखना रहेगा तो यहाँ पे देख लो d इज इक्वल टू m बाय k। तो वही तो मैं कह रहा था इधर अरे लिखा इधर मैंने। लिख दे मुन्ना लिख दे, बात तो सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को चीजें क्लियर है? कोई डाउट इस टॉपिक में आपके पास? यहाँ पे आपके पास कौन सा लॉ हो गया है? बॉयल्स लॉ हो गया है। आप अपनी एनसीईआरटी का एक बार एग्जांपल देखिए। अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर और इसका आपको दे रखा है इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। ये कहता है ये बर्स्ट हो जाएगा अगर प्रेशर इतना एक्सीड करेगा। तो आपसे पूछा है अगर एक बार पे आपके पास इतना वॉल्यूम है तो कितने वॉल्यूम तक बैलून को फुलाया जा सकता है? क्या लगाओगे? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आंसर आ गया। लेकिन जो आपका आंसर आएगा आप कहना कि जो प्रेशर आया है ना उससे कम होना चाहिए, क्योंकि उतने प्रेशर में तो फट ही रहा है ना बैलून को, तो उससे कम होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू की टर्म्स में अपना आंसर देना। ठीक है, तो आज के लिए इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही रखते हैं। कल से जो हम शुरू करेंगे उसमें हमारे पास काफ़ी सारे लॉ हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।